नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कर्मों की सजा मिलने वाली है? क्या बीजेपी ने नीतीश को बिहार में साइडलाइन करने का फुल प्रूफ प्लान बना लिया है? नीतीश ने कभी जैसा अपनी पार्टी के दो नेताओं के साथ किया था, क्या वैसा ही उनके साथ जेडीयू में होने वाला है? कौन थे वो दो नेता जिनके साथ नीतीश कुमार ने विश्वासघात किया था? उनके बारे में आपको पूरी कहानी बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, कुछ तो दिल्ली में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हुआ है, जिसके बाद वो दिल्ली में एक पल के लिए भी ठहरना नहीं चाहते थे और बिहार की ओर रुख कर गए। कुछ तो ऐसा दिल्ली में रहने के दौरान नीतीश कुमार को एहसास हुआ कि उनके साथ बीजेपी ने बड़े वाला खेल कर दिया है। बीजेपी के साथ नहीं आना चाहिए था, लालू यादव से दोस्ती नहीं तोड़नी चाहिए थी, तेजस्वी से तो वादा किया था 2025 में आपको अब बिहार देखना है, उस पर नीतीश को अमल करना चाहिए था। खेल तो नीतीश कुमार के साथ बिहार में बड़ा वाला हुआ है, वरना नीतीश कुमार के चेहरे पर दिल्ली से लौटते वक्त उदासी नहीं होती। अब देखिए, बिहार में जब नीतीश कुमार यात्रा पर यात्रा कर रहे थे तो उनके चेहरे पर एक अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस दिख रहा था। नीतीश को तो अपनी चुप्पी पर भी प्राउड फील होने लगा था। एक तरह से उनकी चुप्पी कई अखबारों की सुर्खियां बनी हुई थी और उन्हीं अखबारों में अपनी चुप्पी के साथ मुस्कुराते हुए नीतीश दिख भी रहे थे। लेकिन दिल्ली में उनकी चुप्पी टूटी। एक लाइन कहा, शाम को 4 बजे आप लोगों से बात करूंगा। लेकिन शाम के 4 बजे तो कब के बीत चुके हैं। दिल्ली से अब बिहार भी आ चुके हैं नीतीश कुमार। दोस्तों, दिल्ली में नीतीश कुमार के साथ जो हुआ, उसके आधार पर तो मैं कह सकता हूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीति का सूर्य डूबने वाला है। चंदा मामा को वो ढूंढ रहे हैं, वो भी दिख नहीं रहे हैं। अभी जो साथ हैं वो उलझी हुई रणनीति में अंधकार में हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार 29 दिसंबर को दिल्ली आए। बताया गया कि वो किसी रूटीन चेकअप के लिए दिल्ली पहुंचे थे। पहले दिन उन्होंने मनमोहन सिंह के परिवार वालों से मुलाकात की। उसके बाद ऐसे खबरें चल पड़ी कि नीतीश की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी हो सकती है। लेकिन उन अटकलों के बीच नीतीश कुमार को पीएम मोदी ने बिजी शेड्यूल का हवाला देकर मुलाकात करने से इनकार कर दिया और मुलाकात का भार बीजेपी के कार्यवाहक अध्यक्ष जेपी नड्डा को दे दिया। नड्डा जी को भी लगा अब मुलाकात करने का क्या फायदा, तो उन्होंने भी वक्त नहीं दिया। चलिए, बीजेपी वाले नहीं मिले, लेकिन कांग्रेस वाले बड़े नेता भी उनसे दूर रहे। ये भी एक कड़वा सत्य है और इस सत्य के घूंट को नीतीश कुमार को पीना पड़ा। शायद बिहार से तेजस्वी यादव का मैसेज कांग्रेस के रणनीतिकार को आ गया था। इस बार चाचा से आप लोग मिले तो खैर नहीं, तो कांग्रेस ने भी भाव नहीं दिए। अब नीतीश कुमार पटना वापस लौट चुके हैं, लेकिन बीजेपी हाईकमान के किसी भी नेता से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। इसी वजह से सियासी गलियारों में चर्चा का दौर शुरू हो गया। नीतीश कुमार की इस मुलाकात को लेकर आरजेडी ने जेडीयू पर निशाना साधा, जोर देकर बोल दिया कि बीजेपी की तरफ से नीतीश को कोई भाव नहीं दिए गए। अब दिल्ली में पत्रकारों के बीच बिहार की राजनीति को लेकर यही चर्चा है कि नीतीश कुमार दिल्ली आए थे, मनमोहन सिंह के घर जाकर उनके परिवार वालों से मिले, संवेदना प्रकट की। उसके बाद खबर थी कि उनकी मुलाकात पीएम मोदी से होगी, नहीं हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलना था, नहीं मिले। शाम को पटना लौट रहे हैं। सूचना समाप्त। अभी तो नीतीश पटना में ही है, लेकिन इन्होंने जो सूचना खत्म कहा है, उससे तो ऐसा मुझे आभास हुआ क्या नीतीश की राजनीति अब खत्म हो जाएगी, जैसा दावा तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर करते रहे। दावा तो यहां तक हुआ कि आने वाले समय में बीजेपी जेडीयू को तोड़ देगी और नीतीश कुमार को कुर्सी से उतार देगी। तो नीतीश के जेडीयू को खत्म करने में अमित शाह का साथ जेडीयू के अंदर कौन दे रहा है? दोस्तों, चंद सालों पहले भी बीजेपी की ओर से जेडीयू को तोड़ने का प्लान तैयार किया गया था। उस वक्त कुर्मी समाज से आने वाले आरसीपी सिंह का इस्तेमाल शाह ने किया था। नीतीश ने उन्हें सिराखों पर बिठाया था। बहुत ही ताकतवर जेडीयू में वो थे, लेकिन शाह ने ऐसी घुट्टी आरसीपी सिंह को पिलाई कि जेडीयू को तोड़ने के रास्ते पर वो चल पड़े। वो तो नीतीश कुमार की किस्मत, उनके सामने वक्त रहते ये प्लान लीक हो गया। सहारे के तौर पर उनके पास लालू यादव और तेजस्वी का साथ था, तो नीतीश ने फैसला लेने में देरी नहीं की।
आरसीपी सिंह को जेडीयू से बाहर का रास्ता दिखाकर और बीजेपी से हाथ झटककर महागठबंधन में आ गए। लेकिन अब वो पुरानी वाली स्थिति नहीं है। हालांकि इस बार भी तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को ये संकेत देने शुरू कर दिए हैं, चाचा आपकी राजनीति को तो बीजेपी ने खत्म कर दिया है। इस बार अमित शाह ने जेडीयू के अंदर नीतीश की राजनीति को खत्म करने के लिए एक परफेक्ट गोटी सेट की है। अमित शाह ने नीतीश को निपटाने के लिए लल्लन सिंह और संजय झा को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया है। नीतीश के खास रहे ये दोनों नेता अब अमित शाह के खास हो चुके हैं और इन दोनों नेताओं की जेडीयू विधायकों से लेकर संगठन में बड़ी पैठ है। जेडीयू को लेकर जिस प्लान पर अमल करने में पहली बार अमित शाह फेल हुए थे, इस बार लगता है उनकी सफलता की गुंजाइश बढ़ गई है। इसलिए तो नीतीश कुमार ने टेंशन वाली स्थिति में आकर बिहार से दिल्ली के लिए फौरी तौर पर दौड़ लगाई। जो डैमेज हुआ उसको कंट्रोल करने की कोशिश में जुट गए। दोस्तों, मैंने स्क्रीन पर लिखा है फिर से इतिहास दोहराएगा बिहार। ये लिखा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए। अब उन्हें पता चलेगा अलटना पलटना उनकी राजनीति के लिए कितना खतरनाक है। दोस्तों, मैंने शुरू में जेडीयू के दो नेताओं का जिक्र किया था जिनकी राजनीति के साथ नीतीश कुमार ने खेल किया। दोस्तों, वो दो नेता जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव हैं। दोनों की राजनीति का एक वक्त रुतबा हुआ करता था। उस रुतबे को तोड़ने में नीतीश कुमार का हाथ रहा। अब मैं ये क्यों दावा कर रहा हूं, चलिए नीतीश के कर्मों की कहानी आपको बताता हूं। दो चुनाव हारने के बाद 1985 में नीतीश कुमार पहली बार विधायक बने। हालात यहां तक पहुंच चुके थे कि नीतीश ने घर में यह कह दिया था कि उनका आखिरी चुनाव होगा, अगर नहीं जीते तो राजनीति छोड़ देंगे। लेकिन लोक दल के टिकट से हरनौत सीट से नीतीश कुमार ने पहली बार विधानसभा में कदम रखा। उस दौरान नीतीश और लालू करीबी हुआ करते थे। दोस्ती इतनी थी कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को एक तरफ रखकर नीतीश ने अपने समर्थन से लालू को विपक्ष का नेता बनवाया। 1989 में लोकसभा चुनाव हुए। वीपी सिंह राजीव गांधी के खिलाफ बिगुल फूंक चुके थे। वीपी सिंह की लहर थी। नीतीश कुमार को बिहार के बाढ़ से टिकट मिला, वो जीते और पहली बार लोकसभा पहुंचे। वीपी सिंह की सरकार में राज्य मंत्री बनाए गए। लेकिन 1994 में उन्होंने आखिरकार जनता दल से अलग होने का मन बना लिया और तब उन्हें छत्र छाया मिली जॉर्ज फर्नांडिस की। 1994 में जॉर्ज ने जनता दल के 14 सांसदों के साथ मिलकर नई पार्टी बनाई, जनता दल जॉर्ज। नीतीश भी इस दल का हिस्सा बन गए। कुछ ही महीनों बाद जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश ने मिलकर समता पार्टी बनाई। समता पार्टी ने बीजेपी के साथ जाना तय किया और 1998 में अटल बिहारी सरकार में उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया। बीजेपी और समता पार्टी की अच्छी जम रही थी, गठबंधन अच्छा चल रहा था और नीतीश की साख भी बढ़ रही थी। फिर 2003 में नीतीश, जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव ने मिलकर नई पार्टी बनाई, जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू, जिसके अभी तक सर्वे सर्वा नीतीश कुमार है। भविष्य में क्या होने वाला है उनके साथ, ये तो नीतीश कुमार को मालूम होगा। खैर, 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव थे, तब बीजेपी ने अरुण जेटली को राज्य में पार्टी का प्रभारी बनाकर भेजा था। यह अरुण जेटली के दिमाग की उपस्थिति कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा और सीएम कैंडिडेट नीतीश कुमार को घोषित किया जाए। बिहार की राजनीति पर किताब कितना राज कितना काज में लिखा गया। अडवाणी जी को मनाने के बाद जेटली और महाजन ने अटल बिहारी वाजपेयी से बात की। वो विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले अपनी भागलपुर जनसभा में नीतीश के नाम की घोषणा कर दें। वाजपेयी ने भागलपुर में नीतीश की खूब तारीफ की, लेकिन सीएम दावेदारी को लेकर नाम लेना भूल गए। बाद में बीजेपी ने नाम की घोषणा की, लेकिन जॉर्ज फर्नांडिस ने ये कहते हुए गड़बड़ कर दी कि जेडीयू ने अब तक किसी नेता का नाम तय नहीं किया है। जॉर्ज फर्नांडिस को इस बात की जानकारी नहीं थी। भ्रम की स्थिति 3 घंटे में दूर हो गई जब जेटली ने उन्हें पूरी बात समझाई। इसके बाद जॉर्ज नीतीश के नाम पर राजी हो गए, लेकिन कहा जाता है कि यहीं से नीतीश और जॉर्ज के बीच में एक दरार पैदा हो गई, जो समय के साथ खाई में तब्दील होती चली गई। साल 2004 में केंद्र की सत्ता से एनडीए की विदाई हुई। जॉर्ज फर्नांडिस, जो केंद्र में रक्षा मंत्री की भूमिका में थे, अब महज सांसद बनकर रह गए थे। दूसरी तरफ 2005 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने और बिहार के साथ साथ उनकी छवि भी निखरती चली गई। जनता दल के एक नेता का सूरज चमक रहा था और दूसरे का अस्त हो रहा था। 2009 आते आते नीतीश जितना मजबूत हो गए थे, जॉर्ज उतने ही कमजोर। दोनों नेताओं के बीच इतनी खटास पैदा हो गई थी
कि खराब सेहत का हवाला देते हुए नीतीश ने जॉर्ज फर्नांडिस को 2009 में लोकसभा चुनाव में टिकट भी नहीं दिया। जॉर्ज फर्नांडिस नालंदा से चुनाव लड़ना चाहते थे। उनके बदले में कम चर्चित उम्मीदवार कौशलेंद्र प्रसाद को टिकट दिया गया, जो कभी जॉर्ज फर्नांडिस का बैग उठाया करते। हालांकि जॉर्ज ने मुजफ्फरपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ा लेकिन हार गए और इस तरह नीतीश ने अपने राजनीतिक गुरु को हमेशा के लिए साइडलाइन कर दिया। ये तो बात जॉर्ज फर्नांडिस से नीतीश कुमार की छल की हुई। शरद यादव से भी नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा ही खेल किया। दोस्तों, जॉर्ज फर्नांडिस के बाद शरद यादव वो नेता थे जो कभी जेडीयू का चेहरा माने जाते थे, लेकिन अंतिम समय में अकेलेपन में बीता। साल 2003 में यादव ने अपनी पार्टी का विलय जेडीयू में कर दिया। तब से शरद यादव 2016 तक पार्टी के अध्यक्ष रहे। जॉर्ज फर्नांडिस की राजनीति खत्म होने के बाद नीतीश से इतर शरद यादव ही पार्टी के प्रमुख नेता थे। उनके अलावा केसी त्यागी थे, जो पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते टेलीविजन पर पार्टी का पक्ष रखते नजर आते थे। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक नीतीश और शरद यादव के बीच खटात 2013 से शुरू हुई। एनडीए ने नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया तो नीतीश ने एनडीए से नाता तोड़ लिया। शरद यादव एनडीए के संयोजक थे, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। शरद नहीं चाहते थे कि नीतीश इस तरह से एनडीए का साथ छोड़े, लेकिन नीतीश नहीं माने। फिर जब 2017 में नीतीश कुमार वापस बीजेपी के साथ चले गए तो शरद यादव को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। बीजेपी के साथ जुड़ने पर शरद ने नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नीतीश ने शरद के साथ अली अनवर को भी पार्टी से निकाल दिया और इसी के साथ दोनों नेताओं की राज्यसभा सदस्यता भी चले गई। पार्टी से निकाले जाने के बाद 2018 में शरद यादव और अली अनवर ने लोकतांत्रिक जनता दल का गठन किया। 2022 में इस पार्टी का विलय लालू यादव की आरजेडी में हो गया। अब ऐसे में सवाल है, क्या लल्लन सिंह और संजय झा हाथ मिलाकर नीतीश कुमार ने जैसा जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव के साथ किया था, क्या नीतीश की ओर से मौका परस्ती वाली राजनीति का प्रयोग उन्हीं पर करेंगे? इसलिए मैं कह रहा हूं, फिर इतिहास दोहराएगा बिहार। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। फिर आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ आऊँगा। दोस्तों, आपसे अपील है, पेज को लाइक करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।